पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, नेशनल जीके की इंडिया जीके हम कह सकते हैं, साथ में वर्ल्ड जीके के जो क्वेश्चन एचएसएससी ने पहले पूछे हैं वो हम डिस्कस करें, तो उसी की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा नदी की जो सहायक नदी है या नदी है, तो कौन सी हो जाएगी? आपकी महानंदा भी है, आपकी यमुना भी है, आपकी घाघरा भी रहेगी। कौन सा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। अब देखिए, गंगा नदी से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो आपके ये पूछ लेगा कि इसकी जो है प्रमुख, वैसे तो सहायक नदी है, तीनों की तीनों रहेगी, इसके अलावा और भी है, लेकिन प्रमुख सहायक नदी अगर पूछ ले तो वो कौन हो जाएगी? तो यमुना नदी जो है वो प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी। यमुना नदी जो कौन है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जो 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है, यमुना नदी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। और यमुना नदी आपकी जो हम कह सकते हैं सदा नहीं रहा, 12मासी नदी रहेगी। दूसरा, गंगा नदी आपकी जो हमारी इसको क्या है, राष्ट्रीय नदी जो है वो घोषित किया गया, राष्ट्रीय नदी। अगर ये पूछ ले कि हमारी नेशनल रिवर जो कौन सी है, राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा नदी हो जाएगी। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। अब गंगा नदी जो, इसको राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को जो है मनमोहन सिंह की सरकार में इसको जो है मनमोहन सिंह की सरकार में जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा नदी को। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। अब देखिए, गंगा नदी को अगर राष्ट्रीय नदी घोषित किया तो गंगा नदी में एक आपकी डॉल्फिन पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन जिसको हम बोलते हैं। ये डॉल्फिन जो है इसको क्या बोला जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो इसको बोला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। अब ये 3 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपका देखिए एक और इंपॉर्टेंट बनेगा, जो कि एक जल मार्ग जो है वो बनाया गया था। जल मार्ग कहां से कहां तक? तो ये आपका प्रयागराज से लेकर और हल्दिया के बीच में, प्रयागराज से हल्दिया के बीच में जो एक जल मार्ग बनाया गया था, जो हम क्या कह सकते हैं इसको, राष्ट्रीय जल मार्ग वन जो है, राष्ट्रीय जल मार्ग वन जो है, इसको आपका क्या बनाया गया? तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय जल मार्ग जो है घोषित किया गया। और ये भी किस नदी पे? गंगा नदी में आपका रहेगा। प्रयागराज से हल्दिया जल मार्ग जो रहेगा, राष्ट्रीय जल मार्ग, इसको घोषित किया गया। कौन सा बनेगा? आपका राष्ट्रीय जल मार्ग वन, जो कि प्रयागराज से हल्दिया के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। किलोमीटर कितना है इसकी लंबाई? तो लगभग 1600 से 1650 के आसपास, अलग अलग थोड़ा डाटा दिखा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रख लेना। इतने किलोमीटर की लंबाई का राष्ट्रीय जल मार्ग यहाँ पे रहेगा। और एक आपकी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें ये पूछा गया था कि सूसू नाम की डॉल्फिन जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? सूसू डॉल्फिन है, तो ये आपकी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपकी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। ये अभी के एग्जाम में पूछा गया, तो हो सकता है क्या पता ये भी आपका रिपीट में आ जाए। अब ये क्वेश्चन करने के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या बनता है, जो अभी एचसीएस का जो आपका एग्जाम हुआ था, एचसीएस के एग्जाम में पेपर 1 जो था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा था? तो आपका फेनी नदी नदी पर आपका जो है पुल बना हुआ है, या हम कह सकते हैं सेतु बना हुआ। कौन सा? मैत्री सेतु जो बना हुआ है, मैत्री सेतु से जुड़ा हुआ एक, तो ये कहां पे पड़ता है? तो आपका फेनी नदी और मैत्री सेतु किसके बीच में बनाया गया? तो अभी आपसे ये पूछा गया था 1.9 किलोमीटर जो है आपका कौन सा लंबा जो है मैत्री सेतु जो है वो कहां है? तो त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ा जाता है, त्रिपुरा से बांग्लादेश को जो जोड़ा जाता है। ये आपके किस किस के बीच में, यानी कि आपसे ये पूछा गया था त्रिपुरा की किस जगह से लेकर और बांग्लादेश की किस जगह तक जो है ये आपका बनाया गया, यानी 1.9 किलोमीटर। तो यह ध्यान रखना है। अब ये एचसीएस के एग्जाम में आया है और आगे भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मार्च में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसका उद्घाटन किया था। तो आपके त्रिपुरा के कहां से? त्रिपुरा के सबरूम से लेकर और बांग्लादेश के कहां तक है? तो बांग्लादेश के रामगढ़ तक जो है ये आपका जो कह सकते हैं मैत्री सेतु, जो कि फेनी नदी पर है। लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर है। और मार्च 2021 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। करंट का क्वेश्चन और अभी के एग्जाम में भी पूछा गया, तो हो सकता है दोबारा से भी क्वेश्चन रिपीट में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट, किस स्थान पर जो है जनरल लेक की ब्रिटिश सेना और मराठाओं के बीच में 6 सितंबर 1803 को जो है युद्ध हुआ था? तो कहां पे? प्रतापगंज में। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा कि मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड का उत्तराधिकारी यहाँ पे कौन था? तो देखिए, मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड जो है, वैसे तो इनके कह सकते हैं इनके कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने गोद लिया किसको? नाना साहिब को, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। या हम कह सकते हैं दत्तक पुत्र कौन थे? दत्तक पुत्र या गोद लिया वह कौन हो जाएगा? तो आपका नाना साहिब हो जाएंगे। तो ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है।
और इसके साथ ही नाना साहिब जो कि आपके इंपॉर्टेंट किससे जुड़े हुए हैं, तो 1857 की क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है कानपुर से नेतृत्व किसने किया 1857 की क्रांति में, नाना साहिब जो है, नाना साहिब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। कहां से, कानपुर से, इंपॉर्टेंट है। और साथ में कौन, तांत्या टोपे जो थे, तांत्या टोपे और नाना साहिब, इन दोनों ने, नाना साहिब के सेनापति जो हुआ करते थे तांत्या टोपे, तो इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। कहां से, कानपुर से। इसके अलावा 1857 की क्रांति के 2-3 और इंपॉर्टेंट है, जैसे झांसी से किसने किया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने जो है आपका झांसी से नेतृत्व किया था। इनका असली नाम क्या था, तो मनु जो है इनका असली नाम था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही आपका कहां से, लखनऊ वाला भी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और इसके साथ ही दिल्ली से अगर पूछे तो उस समय लास्ट मुगल शासक जो था, मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय जो है इसने आपका दिल्ली से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। और ये कह सकते हैं 1857 की क्रांति का जो कंप्लीट नेतृत्व भी किसके अंदर था, तो बहादुर शाह सेकंड के अंदर था, यानी इसके ही अंडर था। ठीक है, अब देखिए आगे हमारा कौन सा बनेगा, तो एक आपका 1857 की क्रांति होगी, हमारी झांसी वाला हो गया, लखनऊ दिल्ली का हो गया। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि आपका भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, तो बैरकपुर छावनी से शुरू हुई, ये आप सभी को पता है। तो हमारा हरियाणा का भी पता होना चाहिए कि हरियाणा में अंबाला कैंट से जो है हम कह सकते हैं अंबाला से आपकी जो है अंबाला से शुरू हुई 1857 की क्रांति। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अभी कई बार पूछा गया कि 1857 की क्रांति हरियाणा में सबसे पहले कहां से शुरू हुई, तो अंबाला से आपकी शुरू हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। कौन सा बनेगा आपका 25 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, नाना साहिब। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में जो है शालीमार बाग मुगल शासक किसने बनाया था, तो किसने बनाया था, तो ये आपके जहांगीर ने बनाया था। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अब जहांगीर जो है इसका टाइम कौन सा था, तो ये 1605 से लेकर 1627 तक जो है इसने शासन किया था। अब देखिए जो आपका अकबर जो था, अकबर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया, अकबर का ही बेटा हुआ करता था, कौन है, सलीम, और इस सलीम का ही नाम जो आपका क्या पड़ा, जहांगीर इसका नाम पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए अकबर कब से, तो आपका ये 1556 से लेकर 1605 तक इसने शासन किया था। बाबर जो दे रखा है तो 1526 से लेकर 1530 तक जो है इसने शासन किया था। तो ये तीनों के टाइम पीरियड आप यहां से ध्यान रख सकते हैं। अगर यहां पे हम बात करें आपकी हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करें पहले दूसरे नंबर पर, तो पहले नंबर पर आपकी दिल्ली सल्तनत हो जाएगी और दूसरे नंबर पर आपका मुगल शासक हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। जो आपके सामने ये दे रखा है आपका मुगल शासन हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो शालीमार बाग जो दिया गया, शालीमार का आपका मतलब यहाँ पे क्या बनता है, तो इसका मतलब आपका बनता है प्रेम का वास, यानी कि इसने किसकी याद में बनाया, तो इसने अपनी नूरजहां की याद में जो इसको बनाया था, नूरजहां की याद में जो है इसने बनाया था, जो कि कौन थी, इसकी पत्नी, नूरजहां की याद में इसने बनाया था, जो कि इसकी पत्नी थी, उसी की याद में इसने बनाया था। कौन सा, शालीमार बाग। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही कब बनाया था, तो लगभग 1619 ईस्वी के आसपास इसको बनाया था। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जहांगीर से ये पूछा गया था, जो कि अब सिखों के 5वें गुरु जो थे, 5वें गुरु को अर्जुन देव को किसने मरवाया था, तो जहांगीर ने मरवाया था 5वें गुरु को। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही 9वें गुरु कौन थे, तो 9वें गुरु तेग बहादुर जो थे, इनको किसने मरवाया था, तेग बहादुर को, तो इनको औरंगजेब ने जो है मरवाया था। तो ये दोनों के दोनों आप ध्यान रख लेना, सिख गुरुओं से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वें गुरु को जो है जहांगीर ने मरवाया था, 9वें गुरु को जो है औरंगजेब ने मरवाया था। तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि जर्मनी के एकीकरण के शिल्पकार कौन थे, तो जर्मनी के एकीकरण के शिल्पकार कौन हो जाएंगे, बिस्मार्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। अब देखिए आपका यहां से एक क्वेश्चन अभी जो एचएस का एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ये दिया गया था कि जो आपका समानता स्वतंत्रता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। हम कह सकते हैं वर्ल्ड जीके का ये क्वेश्चन बनेगा। समानता, स्वतंत्रता और हमारा कौन सा हो जाएगा, बंधुत्व। ये शब्द जो है किस क्रांति से संबंधित है, तो ये तीनों के तीनों शब्द किस क्रांति से संबंधित हो जाएंगे, ये आपके फ्रांस की क्रांति से संबंधित हो जाएंगे। तो इसको आप नोट कर लेना, फ्रांस की क्रांति से। ये क्वेश्चन अभी जो आपका एचएस का जो एग्जाम हुआ था 12 सितंबर को, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और आपका राइट आंसर क्या बनेगा, फ्रांस की क्रांति। तो ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे कौन सा, बिस्मार्क जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हमारे भारत के बिस्मार्क, या हम कह सकते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है, तो किसको, वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को जो है इनको बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। अब इनको जो है इनके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाते हैं। और इनको जो है सरदार की उपाधि किसने दी, तो 1928
1928 में बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, तो उसमें वहां की महिलाओं ने जो है इनको सरदार की उपाधि दी थी। ये अभी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। इसके साथ ही आपको यह याद रखना है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे, पहले उप प्रधानमंत्री, तो वो भी कौन थे, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। और 31 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस हम मनाते हैं। एकता दिवस या हम कह सकते हैं नेशनल यूनिटी डे हम जो है मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे हम बनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि इन्होंने जो है भारत का एकीकरण किया था। जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, वैसे ही भारत का वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसीलिए एकता करने के लिए जो है इनको एकता दिवस मनाया जाता है। और हम कह सकते हैं यूनिटी, तो यूनिटी यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये आपकी कहाँ पे, तो गुजरात में बनाई गई है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के पास, सरदार सरोवर बांध के पास आपका जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, ऊंचाई कितनी है और इसके वास्तुकार जो है कौन है, वास्तुकार हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट कौन थे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो आपकी कहाँ पे, गुजरात में पड़ेगी, नर्मदा नदी के किनारे ये रहेगी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता जो है किसके अंतर्गत की नीति है, तो समान नागरिक संहिता ये हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये किसके अंडर आती है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि समान नागरिक संहिता जो है इसका आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल 44 रहेगा। अब आर्टिकल 44 आप याद कैसे रखोगे, देखिए नाम देखिए इसमें क्या, समान यानी कि एक समान एक जैसा, तो आपका कौन सा, 4 और 4 एक जैसे, तो याद रख लेना आर्टिकल 44 जो है वो आपका किससे, यूनिफॉर्म सिविल कोड या हम कह सकते हैं समान नागरिक संहिता से रहेगा। अब हमने एक चीज डिस्कस किया था, जैसे कि आपने हमारे मौलिक अधिकार जो है किस में है, तो भाग 3 में आपके जो मौलिक अधिकार रहेंगे, इसको यहां से रफ करते हैं। देखिए भाग 3 में आपके जो है कौन से मौलिक अधिकार रहेंगे और आर्टिकल हमारे कौन से हो जाएंगे, तो 12 से लेकर 35 तक जो हमारे आर्टिकल रहेंगे, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है इसमें रहेंगे। उसके बाद कौन से है, तो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे जो दिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य हमारे किस में है, तो आर्टिकल 51A में जो हमारे आर्टिकल 51A में हमारे जो है मौलिक कर्तव्य रहेंगे। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व जो है हम कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल या हम कह सकते हैं DPSP जो है वो आपके कौन से है, तो भाग 4 में जो है आपके DPSP रहेंगे। और आर्टिकल कौन सा रहेगा, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो आपके DPSP नीति निर्देशक तत्व रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल कौन सा 44 है, तो किसके अंदर आएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि 36 से 51 आर्टिकल जो है वो नीति निर्देशक तत्व के हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। अब ये तीनों के तीनों, इनसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि आपका मौलिक अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, और मौलिक कर्तव्य 51A है, तो ये आपके किस में, भाग 4A में आ जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। अब मौलिक अधिकार जो है हमने किस देश से ली है, कहां से हमने इनको अडेप्ट किया है, तो कहां से, अमेरिका से हमने जो है मौलिक अधिकार हमने अडेप्ट किया। याद कैसे रखोगे, अधिकार में ए है, अमेरिका में ए है, तो इसे आप याद रख लेना। दूसरा मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके हमने कहां से, तो ये हमने रूस से जो है मौलिक कर्तव्य अडेप्ट किए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व है ये हम कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP जो है ये हमने कहां से, तो आयरलैंड से इनको अडेप्ट किया है। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। ये तीनों के तीनों भी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ में इनके आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपका जो समान नागरिक संहिता ये हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि कौन सा आपका बनेगा, आर्टिकल 44, ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो दिया गया है, एग्रीकल्चर के टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हम कह सकते हैं स्थानांतरण कृषि जो है वो किसे कहते हैं। देखिए इसमें आपका क्या रहेगा कि जैसे आपका कहीं पे भी एक जगह है, मान लेते हैं ये वाली जगह, यहाँ पे काफी सारे पेड़ पौधे हैं, तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर आते हैं इन सभी पेड़ पौधों को काटा जाता है, काट कर इनको यहीं पे जला दिया जाता है, और जलाने के बाद क्या यहाँ पे खेती की जाती है। यानी कि यहाँ पे जो हम कह सकते हैं उर्वरता इसकी जो है नेचुरल है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे खेती की जाती है। मतलब यहाँ पे जलाने के बाद इसको दोबारा से जाता है, और जोतने के बाद इसमें बीज जो वो दिए जाते हैं। यहाँ पे फसल उगेगी, 2-3 साल जो है यहाँ की उर्वरता जो है उसमें अच्छी फसल यहाँ पे उगेगी, उसके बाद इसको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है और नेक्स्ट अगले खेत पे चले जाते हैं, यानी अगली जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे और पौधे हैं। यानी अब दोबारा से वहां पे इनको काटेंगे, फिर इनको जलाएंगे और फिर दोबारा से यहाँ पे खेती करेंगे। 2-3 साल के बाद यहाँ पे भी इसकी उर्वरता खत्म हो जाएगी, या हम कह सकते हैं फसल को उगाने की जो क्षमता है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद इस जगह को भी छोड़ दिया जाता है और फिर अगले जगह पे, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पहले तो चीरना और जलाना कृषि, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर रहेगा। पहले काटे जाते हैं पेड़, फिर उनको जलाया जाता है, फिर यहाँ पे खेती की जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जगह पे चला जाया जाता है। तो आपकी कौन सी स्थानांतरण कृषि, हम इसको क्या कहते हैं, जूम कृषि भी इनको बोल सकते हैं। तो कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, चीरना और जलाना, और इंग्लिश में कह सकते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। और इस तरह का शायद एक HCS के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, बाकी हम उस पेपर को भी सोल्व करेंगे, तो उसमें भी हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं
इसके बाद नेक्स्ट है कि आपका मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं के बीच में व्यावसायिक आपका जो है बढ़ाने के लिए एक बहुउद्देशीय नौसेना अभियान जो चलाया गया था, कौन सा, मिलन 2020, आपका इसका विषय क्या था, इसकी थीम क्या थी? तो क्या हो जाएगी, समुद्रों में तालमेल, या हम कह सकते हैं सिनर्जी अक्रॉस द सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर बनेगा। ध्यान रखना, ये करंट अफेयर के टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। मिलन 2020 क्या रहेगा, समुद्रों में तालमेल, या हम कह सकते हैं सिनर्जी अक्रॉस द सी। अब बात किसकी हुई है, यहाँ पे नेवी की बात हुई है, तो नेवल एक्सरसाइज है ये। तो नेवी के बारे में हमें ध्यान रखना है। नेवी डे हम कब मनाते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 4 दिसंबर को जो है नेवी दिवस मनाया जाता है, तो हम ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, नेवी दिवस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। अभी जो है इसके प्रेजेंट टाइम में नेवी के चीफ जो है वो कौन हो जाएंगे, चीफ तो कौन हो जाएंगे, एडमिरल करमवीर सिंह जो है अभी इसके करमवीर सिंह जो है अभी प्रेजेंट टाइम में चीफ रहेंगे किसके, नेवी के। और कौन से नंबर के हैं ये, तो 24वें नंबर के जो है आपके ये चीफ रहेंगे। अब हमने नेवी के बारे में पढ़ा, तो हमने एयरफोर्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, एयरफोर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। और हमारा तो तीसरा कौन सा बचा, तो आर्मी डे है। आर्मी डे जो है ये भी आपका कब मनाया जाता है। तो ये तीनों के तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों आपको यहाँ से ध्यान रखने। आर्मी डे आपके कब, तो 15 जनवरी को जो आपका आर्मी डे मनाया जाता है। और एयरफोर्स डे आपका कब मनाया जाता है, तो आपका 8 अक्टूबर को जो है आपका एयरफोर्स डे मनाया जाता है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लेना। बाकी इनके चीफ के बारे में भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो कौन सा बनेगा, सिनर्जी अक्रॉस द सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा।